तरह से चीजें बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर बिहार चुनाव को लेकर बात करें, बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। जिस तरीके से बीजेपी ने 71 नामों की सूची जारी कर दी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी और उसका रुख करेंगे, जहां मिस्र की राजधानी काहिरा में सोमवार को इतिहास लिखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 से ज्यादा विश्व नेताओं के साथ गाजा सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप और 20 विश्व नेताओं ने काहिरा में गाजा संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 2 साल बाद सभी बंधक आजाद हुए और इजराइल ने 2000 से अधिक फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ा है और दोनों ही तरफ इस डील के बाद खुशी का माहौल है। तो वहीं लोग मारे गए और लोगों को लेकर इमोशनल है, लेकिन इन सब के बीच ये बात है कि इजराइल और हमास में जंग जो है वो रुक गई है। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां मिस्र में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है, मिस्र में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ट्रंप ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजिप्ट, कतर के नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए और 20 देशों के प्रतिनिधि समिट में मौजूद रहे हैं। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा भी है। हमास ने 20 जीवित इजरायली बंधकों को छोड़ दिया और इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से यहाँ पर कई कैदियों को छोड़ा भी गया है, तो ये शांति समझौता हुआ है और इस पर हस्ताक्षर भी हुए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हैं। सबसे पहले त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। गाजा में युद्ध विराम के बाद क्या इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर संतुष्ट है? ये माना जाए कि वो संतुष्ट होगा? जी, संतुष्ट तो उसे होना चाहिए जी गाजा को नहीं होना चाहिए। उसको संतुष्ट इसलिए होना चाहिए जी कि जो ये पीस प्लान है, इस पीस प्लान के बाद उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया। जी इसका मतलब ये है कि ये जो संधि है ये कहीं ना कहीं वन साइडेड है, यानी कि इट इज इन फेवर ऑफ इजराइल, वरना इजराइल ने ऐसा ना किया होता। वैसे भी अगर ये बैलेंस्ड पीस प्लान होती तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक ने वो उपद्रव और वो विद्रोह नहीं किया होता पाकिस्तान में जी इस पीस संधि के खिलाफ। लेकिन बात इसमें कुछ और है। ये तो हमने मान लिया कि उन्होंने 20 जीवित को जो बंदी थे उनको छोड़ दिया, इन्होंने 2000 को छोड़ दिया और इनकी जो सेना थी वो भी येलो लाइन तक आ गई। लेकिन बात यह है कि अब इसके बाद जो 2 पॉइंट है, एक तो रिकंस्ट्रक्शन जी और दूसरा गवर्नेंस। जो रिकंस्ट्रक्शन है वो होगा कैसे, क्योंकि उसमें इस संधि के अंदर, इस संधि के टाइम बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया में रिकंस्ट्रक्शन का काम हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता, यानी कि उन्हीं की कंपनीज यहाँ पे आके रिकंस्ट्रक्ट करेंगी। करेंगी कैसे? वहां पे 6 करोड़ टन मलबा है, उसे तो हटाने में ही करीब 24 अरब डॉलर खर्च होंगे और कम से कम 10-12 साल का उसमें समय लगेगा। जी लिहाजा ये एक अनसर्टेनिटी है। दूसरी गवर्नेंस की, गवर्नेंस में उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा और बोर्ड ऑफ पीस का नेतृत्व कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ पीस का नेतृत्व करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, असलियत में उनका सन इन लॉ। और दूसरा, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। क्या ये चीज हमास को एक्सेप्टेबल होगी? और उधर क्या इजराइल को ये एक्सेप्टेबल होगा कि पैलेस्टीनियन स्टेट को वहां पे स्थापित किया जाए या मान्यता दी जाए? तो इतने सारे इवेंट बट्स हैं, लेकिन फिर भी हमास ने साइन किए। ऐसा लगता है, हमास की तरफ से मैं बोलूंगा कि कैसी ये विवशता है वायदों के जंगलों में कि टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। डील तो हुई है, लेकिन पिंच बहुत ज्यादा है, खास तौर से हमास में, जिसका करीब करीब पूरी तरह से मलबे में बदल चुका है। कितने लोग मरे हैं? 67,000, और जाने कितने अभी मलबे में दबे हुए होंगे, और 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो वुंडेड है, जी बहुत सारे सीरियसली वुंडेड है। बिल्कुल 90% त्यागी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप इस पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें अब बनी हुई नजर आ रही हैं कि आखिर ये पीस एग्रीमेंट चलेगा कब तक। लेकिन इस बीच मनन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मिस्र, कतर और अमेरिका की जो मध्यस्थता है, इस मध्यस्थता को आप किस तरीके से देखते हैं?
जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जी देश इकट्ठे हुए थे शर्म एल शेख में, वहां पर अमेरिका, इजराइल, अमेरिका, इजिप्ट, कतर और टर्की भी वहां पर था। जी तो हम यहाँ पर देखें कि टर्की का रोल भी हम इसको देख सकते हैं वहां पर इससे पहले मैं कतर की बात करना चाहूंगा। तो कतर में अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाले राष्ट्र की तरह उन्होंने काम किया है। और यहां तक कि जब अफगानिस्तान में और कई जगह कॉन्फ्लिक्ट हुए वेस्ट एशिया में, तो उन्होंने कई राष्ट्रों को वेलकम किया। पर एक विडंबना यहाँ पर यह है कि जब कभी भी ग्रेट पावर इंटरवेंशन की वेस्ट एशिया में बातचीत होती है, तो जो राष्ट्र हैं यूएई, कतर, टर्की, सीरिया, इन सब लोगों ने कहा है कि ग्रेट पावर इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से कोलोनियलिज्म और उपनिवेशवाद का रिटर्न है। पर देखिए, मैं इसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना चाहूंगा। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उनको नोबेल प्राइज मिले या ना मिले, ये सिर्फ एक जुमला है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि साधु संत महात्मा हैं अमेरिकन या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पर ये बात जरूर ये देखी गई है पहले भी। 1979 में कैंप डेविड एकॉर्ड हुए थे, जहां पे मेनाचाम बेगिन और जिमी कार्टर और साथ में अनवर सदात थे इजिप्ट के, और किसी तरह की शुरुआत तो कम से कम मतलब बातचीत की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा दो तीन बार प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी 2 बार एक वेस्ट एशियन रोड मैप को लेके आए, जिसपे काफी चर्चा हुई, पर वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पीस में परिलक्षित या परिणित नहीं हुआ। और जहां तक अब की बात है, मैं भी अभी पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हूं। मैं पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि देखा ये जाता है कि सीज फायर पहले भी होते थे, पर ये जो ट्रीटी होती थी वो तोड़ दी जाती थी। और अमेरिका के मतलब लिए मनन जी, ये माना जाए कि जो बड़ा ट्रीटी है इसके शर्मनाक स्थिति टूटने हो के जाती चांसेस हाई हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, ये ट्रीटी चलती कब तक है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।